नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बजट सत्र पर बात करेंगे जिसके रण का आगाज हो चुका है। सियासी वार पलटवार के लिए सरकार और विपक्ष तैयार है। एक तरफ जहां विपक्ष मुद्दों को पूरी फहरिस्त के साथ लेकर सियासी अटैक के लिए रेडी दिख रहा है, तो सरकार की भी तैयारी पूरी है कि विपक्ष के सारे तीर बेकार कर दिए जाएं और किस तरह से बेकार किए जाएं। 22 मार्च तक सियासत के अखाड़े में नेता अलग अलग दांव आजमाएंगे। कौन भारी पड़ेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि 8 मार्च को मनोहर सरकार के पिटारे में क्या कुछ खास रहेगा। जी हाँ, 8 मार्च को सीएम और हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। हरियाणा की निगाहें सत्र पर टिकी हैं। क्या सरकार कर पाती है कमाल या फिर विपक्ष कर देगा हाल बेहाल? कौन कौन से मुद्दे विपक्ष लेकर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा सवाल, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यपाल ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज पंचकुला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की इस सुखद दायरा को महसूस किया जा सकता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान कर ली गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है। इन परिवारों की आय कम से कम 1.80 लाख रुपए सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सदन में विधायक निर्मल रानी और विधायक नीरज शर्मा को श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। सदन के नेता सीएम मनोहर लाल ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लता मंगेशकर के साथ साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सदन में यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन को भी श्रद्धांजलि दी गई। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट 8 मार्च को पारित होने वाला है। विपक्ष जहां सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं सरकार भी पूरी तरह से विपक्ष के सियासी हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी है कांग्रेस में। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी की मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए है, कॉलिंग अटेंशन दिए है, 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। धर्मांतरण विरोधी कानून, निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवी लोगों के लिए 75% रोजगार, पेपर लीक समेत कई मामलों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। वहीं देखना होगा कि सरकार बजट में प्रदेश के लिए क्या सौगात लेकर आती है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे ये सदन में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से वे अपना स्वास्थ्य ठीक न होने तो बजट सत्र का आगाज हो गया है। क्या कुछ खास रहने वाला है? सरकार की कितनी तैयारियां हैं? विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में? 8 मार्च को क्या होगा?
सीएम के पिटारे से, चूंकि वित्त मंत्री भी वही है, क्या कुछ निकलेगा? कहा तो है कि हर सेक्टर को खुश करेंगे, हर सेक्टर के विकास के लिए एक नई गंगा बहाने का हम काम करेंगे, लेकिन बजट में उन तमाम चीजों को समावेश करना बहुत जरूरी हो जाता है जिससे आप विकास की नई परिपाटी गढ़ेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट जेएस नैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैन साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या लग रहा है, सरकार कमाल करेगी या विपक्ष हाल बेहाल कर देगा? ऐसा दोनों है, सरकार कोशिश करेगी कि अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए और बजट में अच्छी चीजें वो लेके आए, परंतु विपक्ष भी सरकार का बुरा हाल करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज विपक्ष ने अपनी मीटिंग की है और उस मीटिंग में उसने पूरे जो मुद्दे उठाने हैं उनको डिस्कस किया है और हर व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है कि आपने किस मुद्दे को उठाना है। उसमें कॉल अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये सब लाए जाएंगे और कांग्रेस पार्टी तो ये करेगी, परंतु अभय सिंह चौटाला उनसे भी, क्योंकि वो अच्छे वक्ता के रूप में उभर कर आए हैं और वो भी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी कई कॉल अटेंशन मोशन वगैरह असेंबली में दिए हैं और उन पर डिस्कशन होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन पार्टी अपने मुद्दे लेकर आएगी और सरकार को पूरी तरह से घेरेगी। और खासकर जैसे धर्मांतरण का मुद्दा है, हाँ। ये पहले भी आया था पिछले सदन में भी, परंतु उस समय पास नहीं हो पाया था। तो ये मुद्दा दोबारा आएगा और उस पर जो अपोजिशन पार्टी है, विरोधी पार्टी, वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका एक ही आरोप होगा कि इससे हिंदू और मुसलमानों में आपस में डिवीजन होता है और ऐसा मुद्दा नहीं आना चाहिए। परंतु बीजेपी का ये एजेंडा है और बीजेपी गवर्नमेंट इसको लेके जरूर आएगी। इसके साथ साथ पेपर लीक हो चुके हैं कई बार, पता नहीं कितने बार ये पेपर लीक हो चुके हैं और जिसकी वजह से नौकरियां अब तक नहीं दी गई और छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं, पेरेंट्स भी विरोध कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं अपोजिशन पार्टी के, वो इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को घेरने की इसमें पूरी कोशिश वो करेंगे। इसके साथ साथ किसानों का मुद्दा, खासकर इन दिनों में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, 2 दिन के बाद बारिश हो जाती है और किसानों की जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। कई जगह पर उनकी गिरदावरी नहीं हुई क्योंकि ओले पड़े, बारिश हुई, फसल तबाह हो गई, तो वो मुआवजे के लिए मांग करेंगे और मुआवजा नहीं मिला तो उसके लिए भी सरकार को घेरा जाएगा। अपोजिशन पार्टी पूरी तरीके से सरकार को घेरेगी। इसके साथ साथ जो और कुछ मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, ये भी मुद्दा यहाँ पर आएगा और 75% जो प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने रिजर्वेशन की थी, ये भी एक विशेष मुद्दा है जो कि अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने पहले इसको स्टे कर दिया था, परंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इस पर अपना डिसीजन दीजिए। तो ये मुद्दा भी वहाँ पर आएगा, क्योंकि एक और इसके साथ चीज बनी हुई है कि जिस समय ओम प्रकाश चौटाला जी गवर्नमेंट थी, उस समय भी अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी कोई अप्रूवल मांगती थी किसी चीज के लिए, तो उसमें ये शर्त होती थी कि आप नौकरी जो है हरियाणा के लोगों को 75% देंगे, परंतु बाद की गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये बहुत पुराना मुद्दा है, परंतु अब गवर्नमेंट इसको लेकर आई है, हाई कोर्ट है, तो ये इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे भी आमतौर पर कई और भी मुद्दे हैं, जैसे कि अभी वहाँ पर कई छात्र हमारे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, ये मुद्दा भी आ सकता है क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। और पहले अपोजिशन पार्टी ने, खासकर सुरजेवाला जी ने ये कहा था, मुझे याद है इस चीज़ का, कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि केंद्र सरकार को उनको समय के रहते हुए इसको उन बच्चों को वापस मंगा लेना चाहिए, उनको उनके लिए प्रबंध करना चाहिए। परंतु सरकार ने उस समय ध्यान दिया जिस समय की युद्ध शुरू हो चुका है और इस समय परिस्थितियां वहां पर बड़ी भयानक हैं। हालांकि एटम बम का भी खतरा है वहां पर। सरकार ने 3 बार एडवाइजरी जारी की और कुछ स्टूडेंट जो थे इस एडवाइजरी के बाद लौट कर आ भी गए थे, लेकिन वापस चले गए क्योंकि हालात ज़्यादा बिगड़ता उनको समझ में नहीं आया। तो एक के बाद एक 3 एडवाइजरी जारी की गए थे। अभी भी कोशिश है भारत सरकार की
बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर अगर सदन के भीतर ज्यादा राजनीति ना हो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हरियाणा का बजट आना है और हरियाणा के मुद्दों पर ही बात हो जाए। मैं समझ पा रही हूँ ये हरियाणा से रिलेट करता हुआ मुद्दा है, क्योंकि हरियाणवी छात्र भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो इस पर अगर बात हो रही है तो यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो मानेंगे ना आप सर? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु अपोजिशन ऑलवेज अपोजिस। अपोजिशन का काम ये है कि उनको कोई मुद्दा मिलना चाहिए, वो अपोज करेंगे। हाँ। और हरियाणा के यहाँ कम से कम 2000 स्टूडेंट जो हैं वो हरियाणा के हैं, और पेरेंट्स, अब मैं आपको बड़ी क्लियर है कि आज एक और स्टूडेंट की, कल एक की डेथ हुई थी, आज एक और की, अभी मैं टीवी की न्यूज सुन रहा था तो उसने बताया कि एक और की डेथ हो चुकी है। मैंने अभी तो इस तरीके से यानी जिन पेरेंट्स के बच्चे वहां पर गए हुए हैं, उन पेरेंट्स के साथ क्या गुजरती होगी रात को, दिन में, वो क्या अपने बच्चों के लिए कितना तड़फ रहे हैं। तो ये एक बड़ी भयानक स्थिति है, बड़ा एक ऐसा मामला है जो कि हर आदमी को टच करता है, छू रहा है। तो इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की जाएगी कि सरकार ने इसके लिए पहले क्यों नहीं कदम उठाया, और इतना समय उनको मिला था सरकार को। पहले पता था कि युद्ध की परिस्थितियां काफी गंभीर हो चुकी हैं, तो सरकार को समय रहते इस पर कदम उठाना चाहिए था, परंतु सरकार ने इसमें काफी देरी की है। हालांकि केंद्र सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है वहां पर, और आज तो न्यूज ये है कि 26 जो है ना जहाज वहां पर भेजे जाएंगे ताकि बच्चों को फटाफट यहाँ पर लाया जाए, परंतु फिर भी काफी वहां पर डर का माहौल है। तो ये सारे मुद्दे इस सेशन में आएंगे। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार भी ढीली नहीं है। सरकार ने पूरी कोशिश की, उन्होंने भी अपनी मीटिंग की, जेजेपी ने भी और बीजेपी पार्टी ने, दोनों ने मीटिंग की, और उन्होंने भी डिसाइड किया है कि किस तरीके से अपोजिशन का जो वार आएगा उसका आपने कैसे मुकाबला करना है। रोजगार के मुद्दे पर क्या कुछ है बताने के लिए सरकार के पास? युवाओं को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। 75% का आरक्षण जो मिला, युवा बहुत खुश और गदगद दिख रहे थे। तो रोजगार के मुद्दे पर हुड्डा साहब भी घेरने वाले हैं। सरकार के पास क्या कुछ जवाब देने के लिए आपको लगता है कि सरकार के खेमे में है? कुछ दिन पहले मैं आपके ही चैनल पे डिबेट में आया था और मैंने ये विशेषकर ये मुद्दा उठाया था अपनी उसमें डिस्कशन में कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और इसका कारण ये है कि काफी लोग विदेशों में जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कोई यूके में, हर उसमें जा रहा है। यहाँ लोगों को चांस नहीं लगता। यानी अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे मैं देखता हूँ कि वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये एक विशेष मुद्दा है कि हरियाणा में नौकरियां नहीं है। अगर नौकरियां देने की कोशिश करती है गवर्नमेंट तो पेपर लीक हो जाता है और समय पर वो इंटरव्यू नहीं हो पाते, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो देर पे देर होती जा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में आपके पास रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा के बगैर बच्चे घूम रहे हैं, जाना पड़ता है और विदेशों का रुख करना पड़ रहा है। पलायन को क्या रोका जा सकता है रोजगार के अवसरों को और ज्यादा तो बड़े तौर पर, बड़े लेवल पर सृजित करके? हमारे साथ सुरेश रोड जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बजट सत्र के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, हम एक मजबूत विपक्ष की तरीके से सरकार को आगाह करेंगे, चाहे समस्या सेवाएं हो या फिर जैसे कोविड के समय में, क्योंकि बहुत दुर्दशा रही है प्रदेश में और जिस तरीके से जनाजा निकला हुआ था स्वास्थ्य सेवाओं का, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पे रहेगा। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के स्तर और जिस तरीके से अभी कई स्कूलों में, कई क्या ज्यादातर स्कूलों में अध्यापक भी नहीं है, प्राध्यापक भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, तो शिक्षा के बारे में भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इतना ही सरोकार रखती है जितना स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर रखती है। तीसरी बात, इस प्रदेश में बेरोजगारी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला का जो दौर था, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा जितना उस समय में निकला, उससे ज्यादा आज की डेट में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आए दिन चोरी, डकैती, लूटपाट, अखबार भरे पड़े हैं। हरियाणा प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है।
और इसके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर यहाँ पर एसडीओ भर्ती होते हैं तो हरियाणा प्रदेश के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनकी बजाय बाहर के लोगों को थोपा जा रहा है। जगह जगह पर चाहे वो डीसी ऑफिस हो या फिर दूसरे कार्यालय हो, आरएसएस के ट्रेंड लोगों को, वहां पर कम पढ़े लिखे लोगों को, जो एक तरफ कड़े हुए लोग हैं उनको, राजनीतिक लोगों को एक तरह से आईएएस और आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों के कंधे के ऊपर बिठा के उनकी सतुति करने की जिम्मेदारी और कार्य सौंपे जा रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है? जो इस प्रदेश में ये कहाँ हो रहा है सर? ये हर जिले में है। आप मैं एक आधा नाम बता दीजिए। हाँ, मैं कुरुक्षेत्र और कैथल में डीसी ऑफिस में सुबह आ जाइए आपको मैं कार्यालय दिखाऊंगा सुशासन सहयोगी के। हाँ, हर जिले में सीढ़ियां चढ़ते एक छोटा सा ऑफिस जगह जगह बना दिया है। आरएसएस के लोग बैठे हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनकी नियुक्ति कैसे हुई है आप इस विषय पे डिबेट रख लीजिएगा और हम कंप्लीट हरियाणा की आपको लिस्ट सौंपेंगे। आ जाएंगे सर, देख लीजिए, फिर आ जाएंगे हम यूनिट लेकर। जो सुशासन सहयोगी हैं, हमारी कई ऑफ द रिकॉर्ड आईएएस या आईपीएस अधिकारियों से या एचसीएस अधिकारियों से कभी अगर बातचीत होती है तो वो भी बड़े इस चीज की इतनी उनकी एक तरह से ये तौहीन है कि जिनके कंधे पर आज मैं ये पहली बार सुन रही हूँ सुरेश जी, वो भी आपके मुख से। इससे पहले मैंने कांग्रेस को कहीं पर किसी पटल पर ये बोलते नहीं देखा। नहीं, कोई बात नहीं। हर कई बार नरेंद्र मोदी भी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में। नहीं, अगर आपको ये पता है और ये आपके हर जिले में हो रहा है तो मजबूत विपक्ष की किरदार आपको ही निभानी है ना सर। ये भूमिका निभाते हुए आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। हम निभाएंगे ना। हाँ। हम तो उठाते हैं। हम उठाते हैं। आपके संज्ञान में ये आज आया, मुझे सिर्फ इस पे हैरानी है। रोजाना 10 डिबेट आप जैसे कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ करती हूँ सर। मेरे पास कई डिबेट के सबूत भी हैं। करती हूँ मैं। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ते हैं, मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस प्रवक्ता को ही कह रही हूँ मैं। आप पहली बार बोल रहे हैं, इससे पहले किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने इसका जिक्र नहीं किया। पहली बार नहीं बोल रहे। मैं आपको इंडिया न्यूज की डिबेट की जो डिबेट हरियाणा न्यूज पर नहीं बोला ना कांग्रेस प्रवक्ताओं ने। हरियाणा न्यूज पे कई बार हरियाणा न्यूज नहीं बोला। खैर आज ये बजट पे आज नहीं बोला ना सर। मैं अभी ये शायद मेरा 5वां या 6ठा डिबेट है, आज की अगर बात कर लूं, नहीं बोला है, कोई बात नहीं। अगर इस तरफ आप ध्यान खींच रहे हैं तो हम जरूर इस स्टोरी को कवर करना चाहेंगे। आपने कहा आज ये दिखा देते, जरूर आएंगे। आगे बढ़िए। आपका सहयोग करूंगा और आप हमारे को अच्छे रास्ते पे लेके आ रहे हो। एक तरह से राजनीति से हटके हमें खुद ही पत्रकारिता करने की भी जरूरत हमें ही आन पड़ी है। ये विपक्ष की ड्यूटी होगी क्योंकि इस प्रदेश में पत्रकारिता अपना धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर खोजी पत्रकारिता भी करेगी। हम सर कुछ कड़वा लग गया क्या आपको? नहीं, कुछ कड़वा लग गया क्या? सरकार से पूछेंगे या मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे? प्रभु नहीं अनामिका जी, जो प्रवक्ता लोग आप मुझे पत्रकारिता धर्म सिखाएंगे सर? आप सारे पत्रकार बिरादरी पर सवाल उठा रहे हैं और पता है क्या होगा आखिर में? आप बहुत कुशल वक्ता हैं। आखिर में आप कहेंगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पहले आप खूब भरमर्जी गरिया लीजिए। मानते हैं सभी। हाँ अनामिका जी, हम मानते हैं। सर विपक्ष की भूमिका अदा कर दीजिए आप, वही बहुत है। पत्रकारिता हम पर छोड़ दीजिए। अगर पत्रकारिता हम आप पे छोड़ देते हैं या किसान छोड़ देते तो किसान आंदोलन का अगर मगर का सवाल ही नहीं है सर। पत्रकार हूँ मैं, पत्रकारिता करूंगी, ये मुझे कोई मेरा धर्म ना सिखाए। अनामिका जी, किसान आप बजट पे आ ही नहीं रहे। आपको जरूर कुछ कड़वा लगा है सर, कुछ तो कड़वा लगा। नहीं, हम भी किसान परिवारों से हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन में देश भर के किसानों ने अपना सोशल मीडिया पे अरे मीडिया ने ही शोषण कर लिया सर किसान आंदोलन में। क्या बोल रहे हैं सर? कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये तैयारियां हैं बजट सत्र की कांग्रेस की। अजय गुलिया हाथ रेज कर रहे हैं। अजय गुलिया नहीं सर, आप मुझे धर्म सिखा रहे हैं। मुझे बजट पर ही बात करनी है। मुझे पत्रकारिता का धर्म नहीं सीखना किसी से भी। पैनल में बैठे सभी लोग सुन लें। आई नो माई ड्यूटी वेरी वेल। आई नो माई ड्यूटी वेरी वेल। डोंट टीच मी प्लीज। मैं दोबारा आ जाऊंगी। अजय गुलिया काफी वक्त से हाथ खड़े कर रहे हैं। नहीं आप बजट पर बोल देते तो मैं रुक जाती, लेकिन अजय गुलिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी। देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज मान करके चलता हूँ कि आज अनामिका जी हम लोग एक बात मान करके चलते हैं कि आज चर्चा बजट पे होनी चाहिए थी। और देखिए अगर इन्होंने किसी को धर्म सिखाने की और इस प्रकार की बात करी तो ये बोल रहे हैं।
नहीं, देखिए अनामिका जी, मैं ये मानता हूँ कि बजट जो आने वाला बजट होगा, जो उसमें सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। किसान का, कमेरे का, नौकरी पेशा का, मजदूर का, सबका ध्यान रखा जाएगा। आप रुक जाइए। सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हमारे साथ, एक विंडो बढ़ गया है। सुरेश जी, मैं आ जाऊंगी, मैं दोबारा आ जाऊंगी, आपकी बारी दोबारा आ जाएगी। दो और मेहमान है जिनसे हलो आए भी नहीं हुआ है, जरा उनका रिस्पॉन्स ले लूं मैं। प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी। अजय गुलिया जी, बोलने दीजिए, बिल्कुल वेट कीजिए। अजय गुलिया जी। नहीं, देखिए अनामिका जी, चर्चा तो आज ही होनी चाहिए थी। मेरे कांग्रेस के साथी हैं, विपक्ष है, विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकार के अंदर। मैं तो ये चाहता कि ये कुछ अपनी सलाह देते, जो कि सरकार, आप हरियाणा न्यूज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस हरियाणा न्यूज के माध्यम तक सरकार तक भी पहुंचती, ताकि लोगों के फायदे के लिए अगर कुछ बात होती तो और फायदा हरियाणा प्रदेश के लोगों का हो सकता था। मैं ये मान के चलता हूँ कि देखिए आने वाला बजट जो होगा उसमें विशेष करके हमारी ये कोशिश रहेगी कि हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर मिले और हरियाणा प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ किस प्रकार से ले सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे आशा करता हूं कि ये लोग कुछ अच्छे सुझाव दें, क्योंकि देखिए मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ये सारी चीजें जाती हैं, सारे नेताओं तक भी जाती हैं, और जो लोग बजट बढ़ाने में या उनकी रूपरेखा तैयार करने में, उन तक भी ये सारी बातें जाती हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं सर बजट में अजय जी? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसान को, कमेरे को, नौकरी पेशा को, सबको कुछ ना कुछ बजट के अंदर मिलने वाला है, और एक हरियाणा प्रदेश के आम हरियाणवी को इसके अंदर फायदा होगा। इस प्रकार की सोच के साथ बजट आएगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या दे रहे हैं आप लोग बजट में? क्या नया लेकर आ रहे हैं? क्या स्पेशल होगा? और विपक्ष के सवालों का जवाब तैयार कर लिया आप लोगों ने? देखिए अनामिका जी, विपक्ष को तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष नाम से कांग्रेस होते हुए भी उसमें अनेक कांग्रेस हैं। तो किस कांग्रेस को क्या क्वेश्चन करना है, किसको क्या होगा, वो तो उनको तैयारी करनी है। सरकार की अपनी समूह तैयारियां और आगे बढ़ने के लिए, हरियाणा को आगे ले जाने के लिए सतत निरंतर दिन और रात मेहनत कर रही है। और गठबंधन की सरकार का जो पिछला कोरोना का काल के अंदर जो बड़ा एक अचीवमेंट था कि हर हरियाणवी को उसका सुरक्षा चक्र मिले, वो सुरक्षा चक्र दिया। और जैसे अजय गुलिया जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को कुछ सुझाव देना चाहिए, गुलिया जी की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए, परसों में इंडिया न्यूज हरियाणा में था तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे संजीव रामदास जी। अजय जी, उन्होंने कहा कि यार हमसे क्यों पूछते हो? हमने कहा पहली बार सरकार ने व्यवस्था की है कि स्टैंडिंग कमेटियों के पास विषय जाएंगे और बाकी सब लोगों के, सरकार के अंदर बैठे लोग भी, विपक्ष के लोग भी, आम जनता भी, पार्टी भी, सबसे सुझाव मांगे तो आप सुझाव दो। तो बोले यार हमें क्यों तंग करते हो, कि आप अपने पिछला रिकॉर्ड देख के जो जो ठीक हो सकती है वो कर लो। तो मैंने कहा कि कांग्रेस अब आराम प्रस्ती की राजनीति में आ गई है, उसको संघर्ष का मादा नहीं रहा और जनता के बीच जाकर उनके कुछ मुद्दे ढूंढने का उनका स्वभाव नहीं है। इसलिए जो कुछ पक्ष विपक्ष करना है हरियाणा के लिए, गठबंधन की सरकार के अंदर बैठे हमारे नेता और वो सब लोग उस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी तो इंटरनल राजनीति खत्म नहीं हो रही, इनसे जनता भी कोई अपेक्षा नहीं कर रही और हम भी कोई अपेक्षा करके नहीं बैठे कि कोई ठीक सुझाव देंगे और देने की स्थिति में भी है। इसलिए इन सबके बावजूद हरियाणा का बजट जो है वो बेहतरीन ढंग से आम हरियाणवी को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे बाहर के लोग आकर यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं या यहाँ के लोग बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, सब विषयों को बारीकी से बहुत देर से समय लग रहा है इसके ऊपर। और इसके बावजूद भी सरकार इन सब विषयों को लेकर हर विधायक की, हर भारतीय नेता की विचार लेगी, सुझाव लेगी और जो सरकार को लगेगा कि ये सुझाव मान्य होने चाहिए उनको बाद में एड्रेस भी किया जाएगा। चलिए ठीक है। नैन साहब, आपने पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, बहुत दिलचस्प होने वाला है यह पूरा सत्र। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग
सेशन होगा ये, और इसमें विपक्ष का तो काम है कि अपोजिशन करना, और अच्छी अपोजिशन अगर होती है कंस्ट्रक्टिव तो वो अच्छी होती है, क्योंकि उससे सरकार कई चीजें सीखती है और उसके अनुसार काम करती है। परंतु हमारे देश में मैंने देखा है अपोजिशन ऑलवेज अपोजिस, चाहे वो अच्छी चीज करे गवर्नमेंट, गलत का तो अपोजिशन करती है परंतु अच्छी चीज की अपोजिशन करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बजट होगा, इस बजट में क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद बजट पेश करना है, उन्होंने सारी जनता की सलाह ली है, हर ऑर्गेनाइजेशन की सलाह ली है, ऑफिसर्स की ली है, आम जनता जुड़ी है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग हैं उनको मिला है, हर व्यक्ति के साथ उन्होंने सलाह किया, व्यापारियों से बातचीत की है। तो जहां पर उनको लगा है कि अच्छे सुझाव आए हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि उनको इस बजट में शामिल किया जाएगा। और जहां तक ये टैक्स वगैरह बढ़ाने की बात होती है, आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि टैक्सेस के बारे में, क्योंकि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि जिससे टैक्सेस इतने बढ़ें जिससे कि लोगों को परेशानी हो, क्योंकि सरकार का मेन काम यही होता है, वेलफेयर स्टेट है कि उसका मेन काम ये है कि वेलफेयर के लिए काम करे। एजुकेशन के बारे में हमारे यहाँ ये है कि एजुकेशन में काफ़ी कमियाँ हैं, टीचर्स की कमियाँ हैं, बिल्डिंग्स की कमी है, और भी कमियाँ हैं, तो एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और कोरोना काल ने हमें ये दिखाया है कि किस प्रकार जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर में काम होगा तो उससे, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, इसके और भी कई फेजेज आ सकते हैं, तो इसलिए हेल्थ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोगों को देगी, और हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बनाए जाएंगे, जिससे कि अगर आगे ये महामारी दोबारा आती है तो उसको रोका जा सके। हालांकि हरियाणा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और उसकी अप्रिसिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी की है। तो इस तरीके से अपोजिशन पार्टी को भी ज़रूरी है कि वो विरोध करे, परंतु कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव ना हो। ये नहीं कि अपोजिशन अपोज करे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा जिसमें अपोजिशन अपनी बात रखेगी और सरकार उसका जो है ना जवाब देगी, और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ ही सेशन में आएगी। तो हंगामेदार सेशन नहीं होना चाहिए। ये अपोजिशन की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी हमारे साथ। सुरेश जी। जी, मैं मेरे से पहले वक्ता जो अभी बोल रहे थे की बात बड़ी अच्छी है कि अपोजिशन को पॉजिटिव रहना चाहिए अगर सरकार जनता को राहत देती है। तो मैं पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, अगर सरकार महंगाई के इस दौर में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों पर जनता को राहत दे, आज जो पेट्रोल डीजल के रेट आने वाले बजट में अगर सरकार कम करे तो कांग्रेस पार्टी सरकार की पीठ थपथपाएगी, उसको शाबाश देगी और धन्यवाद प्रकट करेगी। गैस सिलेंडर के ऊपर रेट जो आज की डेट में है, इस बजट में गैस सिलेंडर के लिए जनता को इस तरह से राहत प्रदान करे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। बेरोजगारों के लिए आप नौकरी के अवसर निकालिए, हम बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके चैनल के ऊपर हम पार्टी लाइन के ऊपर बोलते हुए वादा करते हैं। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, हम स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, शिक्षा का बजट आप बढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बढ़ाइए, कभी भी हम मना नहीं करेंगे। और जो किसानों की मांग थी, चाहे वो आप जितनी मर्जी सुविधा प्रदान कर दीजिएगा। अभी तक तो जितने कोविड में लोग एक तरह से यहाँ से जिंदगी छोड़ के अपने चले गए या उनको दवाई समय पे नहीं मिली या ऑक्सीजन जो भी, हम उस दौर पे नहीं जाना चाहते। आप उनको मुआवजा तक नहीं दे पाए। कोविड में पीड़ितों को आप जितनी सुविधा प्रदान करते हो अभी उनके परिवारों को, उनके अभिभावकों को, तो कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए भी आपका स्वागत करेगी। नशे की चपेट में आए हुए परिवारों को, पीड़ितों को अगर आप इवन पुलिस का भी बजट बढ़ाते हो, नफा करने या बेचने वाले लोगों को पकड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। क्योंकि ये खुद माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले माना कि 10 जिले हमारे नशे की चपेट में आ चुके हैं। और जिस समय हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब की धरती से इस बात का ऐलान किया था, नरेंद्र मोदी जी को आगाह किया था कि नशे के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ता जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया गया था।
कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं, अभी एक जेजेपी के साथी को मैं सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी से सुझाव की अपेक्षा थी। हमने तो सुझाव शुरू में ही दिए, डिबेट में बैठते ही शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है। मुद्दा कोई और कहीं लेके गया और उसका हम जवाब नहीं देंगे तो हम यहाँ कोई प्रवचन सुनने थोड़ी आए हैं। हम डिबेट में आए हैं, हम जवाब हमारा शक्तिशाली विपक्ष की तरह हम विधानसभा में भी इनको नाकों चढ़े चुभाएंगे, डिबेट पर भी हम हर बात का जवाब देंगे। ये हमारा कर्तव्य है और जनता ने इसके लिए हमारे को। आप किसकी बात का जवाब दे रहे थे? क्योंकि उससे पहले तो बीजेपी जेजेपी जुड़ा ही नहीं थे, केवल विश्लेषण सुना आपने एक विश्लेषक का। नहीं, अभी अजय गुलिया कह रहे थे कि आप सुझाव, हम तो सुझाव दे रहे थे। मैंने जब सुशासन सहयोगी की बात की, अनामिका जी आपने मेरे से सवाल किया ये कहाँ है, और उस बात का जवाब देना मेरा धर्म बनता था। तो ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हरियाणा न्यूज की आज की डिबेट में इस कहावत को झुठला दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरेश जी शिकायत भी आपकी, अदालत भी आपकी, तो झुठला ही दिया जाएगा ना। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने एक सेकंड सर, प्रभु रुकिए, हाथ जोड़कर बोल, रुकिए जरा। आपने मुझे सुशासन सहयोगी का जिक्र किया, मैंने कहा ठीक है हम आ जाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने कहा आप आ जाइए हम दिखा देंगे। आपने कहा ना, आपने कहा पहले हर जिला, फिर आपने कुरुक्षेत्र की बात कही। नहीं, हर जिले में है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? या हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, आप हमें दिखाइए, हम कवर करेंगे इस स्टोरी को। आपने इस पर मुझे पत्रकारिता का आप धर्म सिखाने लगे। अभी फिर टाइम वेस्टिंग ये डिबेट हो रही है। मैं डिबेट डिरेल होने नहीं दूंगी, लेकिन इसका जवाब मैं जरूर लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, रुक जाए प्लीज। मैं सरकार में नहीं बैठी कि आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। अभी आपको 22 तारीख तक सरकार से पूछना, उनसे पूछिए। आपने अगर कोई एक जगह दिखाया ये रोशनी की ये कवर कीजिए, हमने कहा ठीक है हम इस स्टोरी को कवर करेंगे। आपको ये तीखा क्यों लगा? सच को आज नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये तो हरियाणा न्यूज पर ही सिद्ध होता है सर कि आपने प्रत्यक्ष दिखाया, हम आने को तैयार हैं। हमने तो जुटलाया नहीं इस खबर को। आपको क्यों बुरा लग रहा है सर? सत्यव्रत शास्त्री जी आईएएस, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। आईएएस आईपीएस के ऑफिसर में सुशासन सहयोगी बनाकर आप लोगों ने आरएसएस के लोगों को बिठा दिया। अजय जी जवाब लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शास्त्री जी जवाब। जी अनामिका जी, पहली तो बात मैं ये रखना चाहूंगा कि आरएसएस इस देश के अंदर एक प्रतिबंधित संगठन है या राष्ट्रवादी संगठन है। दुनिया का पहला एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो बिना किसी सरकार के, बिना किसी व्यक्ति के बीच में नहीं, शास्त्री जी बीच में नहीं बोले प्लीज, बारी बारी से आ जाऊंगी। सुरेश जी सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, हाँ आ जाऊंगी। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना से लेकर आज तक इस देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां उसने अपनी कर्मठता, अपनी निष्ठा और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय न दिया हो। और यदि आप सटीक देखना चाहते हैं तो आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस आदेश को, जिसके बाद चाइना के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को राजपथ के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बुलाया था। आप सुनिए उन लोगों को, जिन लोगों को इंदिरा गांधी जी ने पूर्वोत्तर में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आग्रह किया था। आप सुनिए उन देवगौड़ा जी को जिन्होंने स्वयं कहा था रेडी सेल्फ सर्विसिंग। मैं आरएसएस को ये इस नाम से जानता हूँ। आप जानिए उस आरएसएस को जिसके मुस्लिम देशों ने, जिसके दादरी विमान जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को बुलाकर वहां सम्मानित किया था। आप आरएसएस के लोगों को क्या वो सत्ता के या किसी नौकरी में या कहीं बैठने लायक नहीं है? क्या उनका हक नहीं देश के अंदर काम करने का? केवल आरएसएस के नाम से बताया नहीं गया। आरएसएस का कोई व्यक्ति, मैं भी आरएसएस का व्यक्ति हूँ। आप मुझे चैनल पर कैसे सुन रहे हैं और कैसे सेंड कर रहे हैं? और मैं कहता हूँ सुरेश गौड़ जी, आपके घर के अंदर आरएसएस का कोई न कोई वैचारिक व्यक्ति हो सकता है और होने वाला होगा या होगा पहले। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपके पड़ोस में आपको ठीक है, जीवन के अंदर हो गया करने के लिए बहुत ज्यादा इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बहुत तीक्ष्ण बयानबाजी हो रही थी, इसलिए एक रिस्पॉन्स लेना बहुत जरूरी हो गया था। सुरेश जी मैं अब उम्मीद करूंगी कि बजट पर यह डिबेट रहेगा, डिरेल नहीं होगा, कोई अब दाएं बाएं ना जाए। मुझे कांग्रेस की तैयारी दिखनी चाहिए क्योंकि आपको लोग यहाँ सुन रहे हैं। आरएसएस पर डिबेट है ही नहीं सर। आईएएस आईपीएस के ऑफिस में इस वक्त कौन बैठा है उस पर डिबेट नहीं है। आप लोगों की अगर तैयारियां हैं तो तैयारियां यहाँ दिखा दीजिए ना महाराज, क्या दिक्कत है? अजय गुलिया जी
देखिए एक लाइन और सर, एक लाइन और रह गया। आपने कहा कि हरियाणा न्यूज पर, एक सेकंड सर, हरियाणा न्यूज पर प्रत्यक्ष के प्रमाण को गलत साबित कर दिया गया। सच के साथ खबरें बेबाक, इस टैगलाइन के साथ यहाँ बैठते हैं 24/7 और गुदा रखते हैं उस तरह की खबरों को डिलीवर करने का। आप इस बात को समझिए और दोबारा से सर पत्रकारिता धर्म को लेकर चैलेंज करने से पहले सोचिएगा कि आप बात किससे कर रहे हैं। अजय जी, अजय जी बोलिए। अनामिका जी, कांग्रेस के लोगों के लिए तो कांग्रेस के लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अजीब है, कांग्रेस के लोग अपने में व्यस्त हैं, हरियाणा के लिए फुर्सत नहीं और राहुल गांधी के प्रचार में व्यस्त हैं। देखिए, उस व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं जिसको रेस में अगर अकेला दौड़ाओ तो वो तीसरे नंबर पे आएगा। मैं इस हरियाणा न्यूज के टीवी चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अगर हरियाणा प्रदेश छोड़ी, मैं कह रहा हूं पूरे भारतवर्ष में कितनी स्टेट हैं ये गिना दे तो मैं मान लूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो ये नहीं बता सकते कि भारतवर्ष में कितनी स्टेट हैं। ये किस बात की बात कर रहे हैं? किस राहुल गांधी का प्रचार करने की बात कर रहे हैं? इनको चर्चा इस बात पे करनी चाहिए, इनको चर्चा इस बात पे करनी चाहिए थी कि बजट सत्र से पहले किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराने के आदेश सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। उनको क्या मुआवजा मिलेगा? आप आज है ना, कांग्रेस के राज की एक आधा लाइन तरफ ठीक लगता है सर, अब मिलेगा पूरा या उनको उनके अधिकार के हिसाब से सरकार मुआवजा देने का काम करेगी। चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी कि कांग्रेस राज की तरफ 2-3 रुपए का मुआवजा मिलेगा या किसान को उसके अधिकार के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी, चर्चा इस बात नहीं होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी के प्रचार में व्यस्त कांग्रेस के लोग इस टीवी चैनल का समय खराब करें। छोड़िए ना सर। नहीं, अनामिका जी, चर्चा तो इस बात होनी चाहिए थी 75% को लेकर आज खराब हुई, जो फसल खराब हुई उसकी स्पेशल गिरदावरी का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया। क्या उन लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा या कांग्रेस राज की तरह 2-3 रुपए के चेक मिलेंगे? चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए थी, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी कि कोरोना काल के अंदर जो हरियाणा प्रदेश अपितु भारतवर्ष नहीं समूचे विश्व ने जिन समस्याओं को झेला उनसे निजात पाने के लिए क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार बजट में अलग से कोई प्रावधान करेगी? चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए थी, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी कि स्कूलों के अंदर जो छात्रों का नुकसान हुआ है क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार में नए बजट सत्र में कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जाना पड़ेगा। प्लीज सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अजय गुलिया, मेरी आवाज मिल रही है, आप तुरंत रुकिए, आप ही के पास रुकने वाली हूँ मैं, आगे नहीं बढ़ रही अभी। 75% आरक्षण को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर तमाम मुद्दों के साथ आज हमने सुना है हुड्डा साहब को बात करते हुए। प्रेस के आगे उन्होंने ये बात रखी कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। अजय जी, रोजगार के मुद्दे पर, रोजगार नहीं अनामिका जी, देखिए मैं कहता हूँ नहीं, चर्चा सार्थक होनी चाहिए, चर्चा सार्थक होनी चाहिए। बोलिए। ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश ही नहीं, ना भारतवर्ष के अपितु पूरे विश्व के सामने रोजगार की एक समस्या थी। हम इस बात को शायद स्वीकार करते हैं, लेकिन ये 75% क्या बोलते थे ये लोग कि लॉलीपॉप। जब चुनाव के अंदर हम इस घोषणा पत्र के साथ गए, लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता। जब कानून का रूप इसको दिया गया, एक कानून के रूप में लोगों के बीच में इस कानून को लेकर क्या है, उन्होंने कहा कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। कोर्ट की अड़चन आई तो इन्होंने कहा कि ये तो झुंझुना था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर रोक लगा करके इसको सही माना कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, किस मुंह से बात कर रहे हैं ये लोग? ये लोग तो चाहते ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनका अधिकार मिले। देखिए, मैं अनामिका जी एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जमीन हमारी, संसाधन हमारे, सरकार का पैसा हमारा, टैक्स हरियाणा प्रदेश के लोगों का। अगर फायदा मिलना चाहिए तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। एक देश एक संविधान की बात हम लोग करते हैं, लेकिन जब हमारे संसाधनों का उपयोग हुआ, हमारी जमीनें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, हरियाणा प्रदेश रिबेट के रूप में बिजली उन उद्योगों को दे रही है, तो एक हरियाणवी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। दुष्यंत चौटाला जी लोगों के बीच में एक वादा करके आए थे, उस वादे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। इन लोगों ने दुष्प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। ये लोग तो कहते थे मारुति चलेगी, मारुति ने स्वयं आकर के कहा कि खरकोदा में नया प्लांट लगाएंगे जिसमें 18,000 नौकरियां निकलेंगी। अगर 75% के हिसाब से मैं देखूं तो 7.5 और 6 13,500 के करीब हरियाणा प्रदेश के लोगों को, मेरे सोनीपत के भाइयों को, मेरे खरखोदा के भाइयों को, मेरे रोहतक के भाइयों को वहां रोजगार मिलने का काम होगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इन लोगों ने जो हरियाणा प्रदेश का हाल किया था, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, लोगों के नाम पर और पैसे के नाम पर जो हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया था,
दुष्यंत चौटाला की एक सोच है कि हरियाणा प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा पहुंचाई मदद पहुंचे। 75% उसी का है। एक रिजल्ट हमारे सामने है। एक चीज और मैं कहना टिप्पणी करते तभी दोबारा वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे। चलिए जरा शास्त्री जी को भी सुन लीजिए, फिर सुरेश जी आती हूँ। शास्त्री जी, आज हमने अभी भाषण में बहुत कुछ सुना राज्यपाल साहब के। आप लोगों ने भी दिन भर मैंने डिबेट की, उसमें भी कहा हमने ये किया, हमने वो किया। बिल्कुल किया, आपने जो किया वो सामने है, लेकिन आप क्या करेंगे, क्या नया देंगे? खासकर अगर हम किसानों की बात करें, रोजगार पर मैंने अजय गुलिया साहब से रिस्पॉन्स ले लिया है। किसानों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन मुद्दों पर बोलिए, बात करें। देखिए अनामिका जी, हमारी सरकार पिछले 7 साल से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। ठीक है। और किसानों के क्षेत्र में यदि हम 2014 से लेके और आज तक का एक विश्लेषण करके देखें तो हर साल हमने अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाई, उसका रेट बढ़ाया। हाँ। और यहाँ तक कि एक एक दाना खरीदने का जो दुष्प्रचार विपक्ष के लोग करते थे उसको दूर करके एक एक दाना खरीदने का काम किया है। जो बचने जो साग सब्जी के बारे में जो या कुछ बाजरा का पीछे था, उसके अंदर हमने एक एक किसान को उसका पूरा दाम देने का काम किया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के विषय में दुनिया के लोगों ने हरियाणा की सरकार के ऊपर विश्वास किया। कितने जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए और हमने पड़ोसी राज्यों को भी भेजा। हमारे पास कितना था, आप सोचिए, देश के अंदर कितने स्टेट हैं, उन स्टेटों के कितने संबंध होंगे देशों में, लेकिन सर्वाधिक यदि सहयोग और सर्वाधिक यदि सही उपयोग की यदि विदेश में बैठे तो भारतीय हो तो बाकी लोग हो, उनका विश्वास था तो वो केवल हरियाणा के ऊपर था कि हरियाणा में जो चीज जाएगी वो ठीक हाथों में और ठीक समय पर पहुंचेगी। उसको लेकर हमारे यहाँ जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। कहीं कहीं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और दोनों कॉलेज एक साथ चल रहे हैं। तो हमने हरियाणा को एक स्टेप से कैसे आगे बढ़कर, चाहे वो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हो या फिर आवश्यकता के अनुसार हो, जहाँ पहले के था उसकी बजाय उनको अलग चीज दी और जहाँ नहीं था वो चीज अलग वो उनके लिए उपलब्ध कराई। आज हरियाणा का कोना कोना हरियाणा सरकार की मेहनत और उसके बुद्धि कौशल से चमक रहा है। तो नहीं कह सकता कि आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कहीं का है तो पैसा भाग गया। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री हर जिले का, हर क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, इसलिए समान विकास के अवसर हरियाणा के हर क्षेत्र में मिल रहे हैं। ये पहली बार हुआ। कृषि के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, एजुकेशन के विषय में, विशेष महिलाओं के विषय में हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक नया कॉलेज देने की जो वादा सरकार ने किया था, उनकी बिल्डिंगें अब कम समाप्ति आपको धरातल पर दिखाई दे रही है। नए भवनों के अंदर, कॉलेजों के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नए कॉलेजों के अंदर जो है स्टाफ की नियुक्तियां और उनके अंदर बेहतरीन व्यवस्था के रूप में जो आप चल रहा था और गति इसको मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बजट जिस दिन घोषणा होगी आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के विषय में जितना निवेश हरियाणा के अंदर कोरोना काल को देखते हुआ यह अपने आप में दुनिया का रिकॉर्ड है। अभी से पिछले 15-20 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम हरियाणा में चल रहे हैं। तो हरियाणा केवल राजनीतिक जो दखलंदाजी है उसको यदि छोड़ दे तो दुनिया भर के अंदर सबसे विश्वसनीय स्थान, सबसे बढ़िया स्थान हरियाणा माना जाता है। और उसी के आधार पर हरियाणा का विकास जो है वो हमारी गठबंधन की सरकार बहुत तेजी से और सुमुख ढंग से चलेगी, चल रही है, आगे बढ़ेगी। हरियाणा बढ़ेगा, ये देश बढ़ेगा। हरियाणा में एक व्यक्ति, आप लोग ई शिक्षा पर जोर दे रहे थे, उसके लिए बजट में क्या कुछ लाने जा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेष जगह हम पहले से घोषणा करें या ऐसे करें, लेकिन सरकार में हर तबके के, हर विभाग से, हर प्रकार के सुझाव देकर और बजट पेश करने के बाद भी स्टैंडिंग कमेटियों के सुझाव रखे जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका चैनल भी इसमें बड़ी भूमिका रखे, कोई न कोई अभियान, कोई न कोई चर्चा इसमें से रखे कि सरकार को क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे तो चैनल पर अच्छे प्रयोग 4 बजे मैंने फोन लाइन खोली थी, मैं खुद एंकर थी। हमारे साथ कुछ टीचर्स भी जुड़े, आंगनवाड़ी वर्कर भी जुड़ी।
आंगनवाड़ी वर्कर कह रही थी कि सुना है कि सरकार कर देगी बजट में बहुत कुछ, हमारी मांगों को पूरा अगर नहीं करती तो आगे तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार से वैसे उम्मीद कम है, ये उनके वर्ड्स थे, ऑन एयर बोले उन्होंने। ठीक, एक सेकंड सर, बाकी के 2 कॉल्स भी, हालांकि बहुत सारे लोग जुड़े थे। मैं टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर पर जो कि शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रही थी, तो मैं उनके कॉल बता देती हूँ। पहुंचना भी चाहिए ना, अगर हमने खोला है एक प्लेटफॉर्म आवाम के लिए कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे, तो पहुंचा रही हूँ, मैं ऑन एयर ही पहुंचा रही हूँ। प्राइवेट कॉलेज की हमारे साथ हेडमास्टर जुड़ी थी, उन्होंने ये कहा, हेड लेक्चरर ने, कि मेडिकल की फैसिलिटी सरकार को हमारे लिए भी देनी चाहिए। ये क्या हुआ कि हम निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पेंशन मिल रहा है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से हेडमास्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पेंशन को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए तो हमें खुशी होती। शास्त्री जी आ रही हो, अजय जी आ रही। शास्त्री देखिए अनामिका जी, जो कुछ हरियाणा के अंदर क्वेश्चन होता है वो हरियाणा के अंदर ही बढ़ता है, ये बाहर के लिए प्रावधान नहीं होता। और जो केंद्र सरकार से हमें मिलता है या बाकी संस्थानों से जो मिलता है, उसमें पहली बार एक ऐसी सरकार है जो सब वर्गों का और सब क्षेत्रों का ध्यान रखती है। इसके ऊपर कम से कम पिछले 7 साल में कोई क्षेत्र कोई व्यक्ति ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि उसके लिए विशेष क्यों उसको बिल्कुल अनदेखी की। किसी भी क्षेत्र में जिसका महत्वपूर्ण स्थान था उसको उतना महत्व, उसको कम था कम, लेकिन कुछ ये नहीं कर सकता कि सरकार की हम अनदेखी। नहीं कह रहे हैं ना, आंगनवाड़ी वर्कर कह रही है, एक्सटेंशन लेक्चरर के। हाँ बोलिए। यदि मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करूं तो आंकड़े हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जितना हरियाणा सरकार दे रही है देश का कोई भी स्टेट नहीं देगा। उनको जितना उपशम आगे बढ़ने का हरियाणा सरकार दे रही है, ऐसा देश के किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। इस बात को स्वीकार नहीं करते। केवल एक बात को लेकर, जिद को लेकर और आंदोलन जुड़ियों के हाथों में खेलते हुए जो 3 महीने से अपने कार्य क्षेत्र में नहीं है, वो अपने परिवार के प्रति भी लापरवाह है, अपने काम के प्रति भी लापरवाह है। सरकार के बाद जो उनको दिया है ऐसा देश के किसी भी स्टेट में नहीं दिया, उसके बावजूद भी वो जिनके साथ उन आंदोलन जिलों के हाथों में खेल रहे, जिनके हाथ सदा खून से रंगे रहते हैं, वो केवल और केवल हरियाणा के कर्मचारियों को भड़काकर उनके सर के ऊपर खून देखना चाहते हैं। किनके हाथों में? किनके हाथों में? हाथों में किनके हाथों में? और यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, किनके हाथों में? शिक्षा के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार के कौन है आंदोलनजीवी? कौन है आंदोलनजीवी? मैं देखता हूँ जहाँ भी लाल झंडा दिखाई देगा उनका इतिहास रक्त रंजित इतिहास है। वो केवल कर्मचारियों के चंदों पर और संघर्ष फंड के आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं और लोग कभी भी किसी भी सकारात्मक पक्ष को लेकर कर्मचारियों के अंदर सरकार का धन्यवाद आज तक किसी काम में नहीं किया। लेकिन महाराज ये वर्कर कह रही है कि हम तो घोषित मांगों को ही मांग रहे हैं, नया क्या मांग रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि घोषित मांगों से ज्यादा दे दिया उनको, क्या उसको वापिस कर ले? मैंने पूछा था 3-4 दिन पहले, मेरे साथ उनकी स्टेट प्रेसिडेंट की, मैंने कहा कि सरकार ने आपकी घोषणा के बगैर, आपकी मांग के बगैर जो कुछ दिया उसको वापिस कर ले। उनका जवाब चुप था। ठीक है अजय जी, जो आपको बिना मांगे दिया जा रहा है उसके प्रति आपकी संवेदना नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊँ सर। इस पर तो आंगनबाड़ी वर्कर को साथ में बिठा के ही बात हो सकता है, हालांकि मैंने इस पर भी मैंने किया है। हाँ आपके चैनल पर ही मैंने बिल्कुल बिठा के बात मैंने आपकी भी करवाई थी और वो यही वो गिना रही थी कि घोषित मांगे हैं और ज्यादा नहीं है। मैंने अनामिका जी आपने उस दिन मैंने उनसे कहा था कि आपके जिस रैली के अंदर लाल झंडा दिखाई देता है वो आपको समझौते की टेबल पर आना ही नहीं माना चाहता। वो सरकार के उस कदम का स्वागत करता है नहीं, तो जो हमने नहीं मांगा था वो भी आपने दिया। सर लेकिन आप लोगों ने कई डिबेट में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर हमने एक बार तो बैठे नहीं आपस में, ये भी कहा है कि जो भी नाराजगी हम बजट में दूर करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ होगा उसमें? देखिए मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का बजट पेश करेंगे मैं उसके बाद में नहीं कर सकता। चलिए ठीक है अजय बोलिए। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी दोबारा, सभी लोग शांत है, थोड़ी देर उनके पास भी जाना जरूरी है। अजय गुलिया जी आ रही हूँ, सुरेश जी अजय जी के पास से। नैन साहब 2 मिनट और वक्त दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। अजय गुलिया जी। देखिए अनामिका जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लोग सोचते थे, खास करके कांग्रेस के लोग, कि हरियाणा प्रदेश की सरकार लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देगी, तो मैं पत्रकार भाइयों के उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ
कि उनको भी इस प्रकार की सुविधाएं दी गई। अभी आपने एक मुद्दा उठाया था कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स की हेडमिस्ट्रेस, उन्होंने ये चर्चा उठाई या मांग उठाई कि हमें भी इंश्योरेंस कवर में शामिल किया जाए। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, सरकार की तरफ से ऐसी योजना आने जा रही है कि उनको इंश्योरेंस का और सरकार की तरफ से मेडिकल सुविधाओं में लाभ मिल सके, ताकि देखिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर बीमारी के दौरान कोई खर्चा आता है तो सरकार की तरफ से एक उसको सहयोग हो, एक सपोर्ट हो, उसको सरकार कंपनसेट कर सके। ये सरकार की सोच है और लोगों की तरफ से सुझाव भी आए, अधिकारियों की तरफ से सुझाव भी आए, और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ सरकार इस पे गौर भी करेगी और आप बजट के अंदर देखना इसके ऊपर घोषणा भी होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं एक सार्थक डिबेट। इस तरह से सुझाव आते रहे और आप लोग काम करते रहे तो इसे सोने पे सुहागा ही समझा जाएगा। सुरेश जी जी, जैसे सुझाव की बात आपने की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ सार्थक तरीके से। ठीक है। मैंने अभी पहले पेट्रोल, डीजल और गैस की बात की थी। अगर सरकार इस पर राहत दे, इससे अलग मेरी एक दो चीजें और भी हैं, जैसे परिवहन। नहीं नामिका जी, मैं 10 सेकंड इस पे चर्चा करना चाहूंगा, इनको रोक करके। 10 सेकंड ही दूंगी क्योंकि काफी देर हो गया सुरेश जी के पास नहीं गई। जल्दी बोलिए जी। जैसे परिवहन सुरेश जी, 1 सेकंड, 10 सेकंड। देखिए नेशनल इशू, क्या ये जाएंगे राजस्थान में विरोध करने? क्या ये राजस्थान में विरोध करने जाएंगे जहाँ पेट्रोल डीजल के सेम रेट है? ये देखिए कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं। रेट बढ़ना, मैं स्वयं मानता हूं कि रेट घटने चाहिए, लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे रिजल्ट है, क्या राजस्थान में इनकी सरकार है या पंजाब में इनकी सरकार है, इन्होंने रेट घटा दिया? हरियाणा तो पहला राज्य था, हरियाणा तो पहला राज्य था जिसने रेट कम करने का काम किया था। हाँ ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। पंजाब के रेट हमारे हरियाणा से काफी कम है, और हरियाणा के जो बीजेपी की सरकारें हैं और कांग्रेस की सरकारें आसपास, आप पंजाब नहीं गए कभी? किसी भी स्टेट में नहीं, आप गए नहीं क्या पंजाब? हमारे नहीं, आप पंजाब नहीं गए क्या? बोले दीजिए सर, बोले दीजिए सुरेश जी। अब पंजाब नहीं गए क्या पूछ रहे? बोलिए। पंजाब में रेट कम है ज्यादा है तो खैर छोड़िए, मैं इसके ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मेरा सरोकार है कि जो 21 साल की उम्र शराब पीने की और बेचने की है, इसको सरकार पुनर्विचार करके एक तरफ तो नशे के खिलाफ मुहिम की बात सरकार करती है, बजट में साधन जुटाने की बात करती है। दूसरी तरफ 23-25 साल की जगह आप इनको 28 साल कर देते, वो आप 21 कर दी नीचे। इसका क्या सरोकार है? दूसरी बात, परिवहन विभाग में हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कंडक्टर सरकारी जो पैसे देने वाला है, वो ड्राइवर प्राइवेट। वो सस्ते ड्राइवर रोडवेज के जो प्राइवेट परमिट पे बसें दी गई हैं, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। परिवहन विभाग में इतना बड़ा घोटाला है किलोमीटर स्कीम में। हमने पहले भी आपके चैनल पे डिबेट में मुद्दे उठाए थे, और लोगों की इतनी जान सस्ती होगी कि ड्राइवर जो है वो कई केस आए हैं, ड्रिंक करके गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति तो अपना लाभ कमाने के लिए क्वालिटी से समझौता करता है। तो हरियाणा सरकार को चाहिए कि इस विषय पर भी ध्यान दे। और जो नशे के खिलाफ मुहिम है, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी और नशा। मनरेगा स्कीम के तहत रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए। पंचायतों को या जो नगर पालिकाओं का बजट है, उसमें अगर सरकार को और बजट बढ़ाना पड़े। बताइए सुरेश जी की फहरिस्त खत्म नहीं हो रही है। शास्त्री जी आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने कहा कि हमारा क्यों वक्त बर्बाद करते हो, ये तो सुझाव दे रहे हैं आपको। ये बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है। सर जल्दी से सुरेश जी नहीं 20 सेकंड ही डिबेट में मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा। सुरेश जी दूसरे बात मैं रखना चाहूंगा, सुरेश रेड्डी की कुछ नशे की बात करते हैं, तो क्या पंजाब में पिछले 10 साल में कोई नशा कम हो पाया? अरे पंजाब की बात कर रहे हो। चलिए नैन साहब खत्म कर दीजिए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर जय, ठीक है चलिए। नहीं शास्त्री जी माफी चाहूंगी, और वक्त नहीं है सर, प्लीज। सुरेश जी दोबारा बैठ जाएंगे। नहीं नैन साहब बोलिए, खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए सर, खत्म कीजिए नैन साहब। हंगामेदार सत्र देखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, ऐसा है कि सुजेशन आपने ये रखा था कि बजट पर डिस्कशन की जाए, परंतु मैंने देखा कि बजट को छोड़कर यानी वो दूसरी तरफ सभी लोग चले गए और बजट के बारे में कोई कंक्रीट जो सजेशंस है वो इतनी नहीं आई, परंतु फिर भी कुछ लोगों ने अच्छी सजेशंस दी हैं। इसमें ये जरूरी है कि जहाँ तक ये पेट्रोल और डीजल की बात करते थे, ये जो गैस सिलेंडर की बात करते थे, तो सेंटर का महकमा सेंटर करेगा, हरियाणा गवर्नमेंट कैसे कर सकती है इसमें?
बिल्कुल वही बात है। इसी तरीके से चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। जरूरी चीज बड़ी ये माफी है चाहूंगी सुरेश जी, कि आप सबों से बड़ी माफी चाहूंगी, मुझे अब वाइंड अप करना पड़ेगा। पीसीआर ऐसे ही रोल कर देगा। जुड़ जाऊंगी सर, दोबारा जुड़ जाऊंगी। अभी 22 तारीख तक डिबेट होनी है बजट पर। बहुत धन्यवाद आप सबों का पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।